हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। आज वो दिन है जब देश को हौसला देने की जरूरत है। ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात कराने की जरूरत है जो इतनी विषम परिस्थितियों में भी न जाने कैसे लोगों की मदद कर पा रहे हैं। जहां तक उनके इख्तियार में हो, हर हद पार करके लोगों की तकलीफ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा ही एक नाम है सोनू सूद का। सोनू सूद इस वक्त खुद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सोनू सूद की पहचान शायद पिछले साल से पहले तक एक एक्टर के तौर पर, एक अच्छे इंसान के तौर पर रही हो, लेकिन आज दुनिया उनको कई नामों से बुलाती है। कोई उन्हें सुपरमैन कहता है, कोई इनको देवदूत कहता है, कोई इनको फरिश्ता कहता है। सोनू जी, आपको ये सारे नाम जब आप सुनने को आपको मिलते हैं, लोग आपसे मिली मदद से जब उनकी तकलीफें दूर होती हैं, वो खुशी से रोते हैं, या आप किसी के गम में शरीक होते हैं, लोग आपको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, तो कैसा लगता है? सौरभ भाई, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मुझे लगता है कि एक्टर बनने आया था मुंबई शहर में, फिल्में बहुत की, बड़ी भाषाओं में फिल्में की, लेकिन जो अभी रिश्ता जुड़ा है देश के साथ, वो एक ऐसा रिश्ता जिसको शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते। आप कोई भी स्टेट की बात करें, कोई भी जिले की बात करें, कोई भी छोटे से डिस्ट्रिक्ट गांव की बात करें, हर जगह मैं लोगों से बात करता हूं और कहीं ना कहीं उनसे जुड़ पाता हूं। तो ऐसा लगता है कि मुंबई आना सफल अब हुआ है। अच्छा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी जब हम इस प्रोग्राम में जुड़ने की कोशिश कर रहे थे सोनू के साथ, उस वक्त भी ये अजमेर में किसी को एक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। किसी से बात कर रहे थे कि उन तक प्लीज एक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच जाए, उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो रहा है। मैं तो ये समझ पाया कि शायद आपके पास 24 घंटे में से 1 मिनट भी खाली नहीं है। सौरभ भाई, कई बार 3-3 दिन हो जाते हैं हमें सोए हुए को। सारे दिन सारी रात कॉल्स चलते हैं, खासकर रात को और इमरजेंसीज होती हैं, क्योंकि लोग अस्पतालों के बाहर खड़े होते हैं, लोगों के ऑक्सीजन लेवल्स गिर जाते हैं और कोई भी नहीं होता मदद करने के लिए। लॉकडाउन लगे हुए, उन्हें पता नहीं बाहर कहाँ पर जाना है, तो फोन ज्यादा बजता है। और उस समय आप फोन बंद करके नहीं सो सकते, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत डेस्परेट होकर आपको कॉल कर रहे होंगे। मैं हर जगह करता हूँ, जैसे आपने बोला कि अभी जो अजमेर वाला किस्सा बताया, अभी 15 मिनट पहले मुझे एक इमरजेंसी कॉल आया कि अजमेर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन लेवल 60 हो गया है एक महिला का, और मैं ढूंढ रहा था, तो अजमेर में मुझे कनेक्शन मिला नहीं कि वो जो पहुंचा सके। तो मैंने उदयपुर में एक आईपीएस ऑफिसर है कमलेश बिश्नोई जी, तो मैंने उनको फोन किया। मैंने बोला कि सर कैसे भी ढूंढिए, अजमेर अपने को ऑक्सीजन सिलेंडर भेजना है। उन्होंने कलेक्टर साहब के साथ बात किया और अभी उनके पास 10-15 मिनट में पहुंच जाएगा। तो सीख मुझे जो इस चीज से मिली है कि आप ताज़ जिंदगी लोगों से मिलते हैं, रिश्ते बनाते हैं, और फिर आप अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जब लोगों को जरूरत पड़े और अगर आप वापस उन्हीं गलियों में जाएं और वापस उन रिश्तों को टटोलें, तो आप देख सकते हैं कि आप बहुत दुनिया बदल सकते हैं, बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। मैंने जब बिश्नोई साहब को फोन लगाया, मैं इनसे पहले कभी शायद एक आध दफा बात किया होगा, पर मैं या तो सोचता कि यार मैं तो जानता नहीं, पता नहीं कैसे एंटरटेन करेंगे, उनको क्या लगा, या व्यस्त होंगे, तो फिर वो जो जिसको जरूरत थी वो शायद उन तक नहीं पहुंचती, या फिर कुछ नुकसान हो सकता था। तो मुझे तो फोन उठाना ही है, चाहे मैं आपको जानता हूं चाहे नहीं जानता हूं, मैं तो नंबर ढूंढ के आप तक पहुंच ही जाऊंगा। बड़ी हैरानी की बात है। और लोग ये पूछते हैं कि सोनू सूद क्या खुद बात करते हैं लोगों से? क्या उनके पर्सनल नंबर पर रिक्वेस्ट जाती है सारी की सारी? कोई भी अनजान आदमी उनको फोन करेगा और फोन उठा लेंगे? कैसे सोनू सूद ऐसे मैनेज करते हैं? तो एक बार आप जरा हम सबको ये समझाइए कि आपने ये क्या सिस्टम तैयार किया है कि किसी भी दूर दराज शहर, गांव, देहात में बैठा आदमी भी सीधे सोनू सूद के फोन पर कनेक्ट हो जाता है। सौरभ भाई, मेरा नंबर जब मैं पिछले साल लोगों को घर भेज रहा था, तो मैं करीबन 7.5 से 8 लाख लोगों से जुड़ा, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की मुझे अपने अपने घरों में जाने के लिए या उनकी तकलीफों में। तो मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाया, कुछ लाख लोगों को हम लोग घर भी भेज पाए। लेकिन वो जब घर पहुंचे तो उन्हें नौकरी की जरूरत थी, तो मैंने 1.5-2 लाख लोगों को नौकरी भी दिलाई, ऐसे प्लेटफॉर्म रेडी किए। उनको जब मेडिकल की जरूरत थी तो उन्होंने मेडिकल की, उनकी सर्जरीज भी कराए। जब उनको एजुकेशन की जरूरत थी उनको एजुकेशन भी करा रहे थे। तो ये एक ऐसा नेटवर्क बन रहा था, एक ऐसा रिश्ता बन रहा था जिसका फायदा अभी मुझे आसान बहुत हुआ, क्योंकि जब इन लोगों को
जरूरत पड़ी मैं उन सब लाखों लोगों से जुड़ा हुआ था। मैंने वापस उन लोगों को पकड़ा कि बॉस आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं, सौरभ भाई आप कहां पे बैठे हुए, मैं दिल्ली में इस जगह पर बैठा हूं, सर ये आप सर वहां जाइए, पहुंचिए वहां पे एक आदमी खड़ा हुआ, तो आप दौड़ के वहां पे जाते हैं। तो वो जो नेटवर्किंग है वो लाखों लोगों की वो हर जगह पर बिखरी, क्योंकि उन लोगों को हमने मदद की थी उनकी जान बचाने में। आज वो हमारे लिए भागते हैं और हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम बन गया। मेरा फोन, जैसा आपने पूछा, मेरा फोन देश भर में हर किसी के पास है, मुझे रात भर फोन आते हैं, अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फोन बज ही रहा है कहीं ना कहीं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पहला नंबर था जब मैंने मोबाइल नेटवर्क शुरू हुए थे, वही नंबर आज भी मैं इस्तेमाल करता हूं। मैं एक्सेसिबल हूं और मैं लोगों की जरूरतें सुनता हूं, मैं उनकी जरूरतें सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। और मैंने आगे भी ऐसे ही लोग, अपने टीम के लोग मेरे हैं जो उनको बोल दिया कि यार तू, तेरा काम है सिर्फ प्लाज्मा ढूंढना, उसके नीचे 10-12 लोग हैं जो सिर्फ प्लाज्मा ढूंढ रहे हैं। एक का काम है बेड्स ढूंढना, वो सिर्फ बेड्स ढूंढते हैं। एक का काम है मेरी ट्विटर लाइन पे ढूंढते रहते हैं कि गाजियाबाद के कौन से बेड्स हैं, दिल्ली में कौन से, हैदराबाद, बैंगलोर, कहाँ कहाँ, वो सब ढूंढते रहते हैं, वो छांटते रहते हैं कि सर इतने दिल्ली के कैसे दिलाओगे। फिर मैं दिल्ली में पीछे पड़ता हूँ, फिर बैंगलोर के पीछे पड़ता हूँ, फिर मैं यूपी के पीछे पड़ता हूँ। तो फोन मुझे ही करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कोई और इंसान किसी और को फोन करेगा तो फिर वो उसको एंटरटेन नहीं करेगा, तो मुझे फोन करने पड़ते हैं। मैं अभी देख रहा था कि मुझे करीबन आज 47,000 रिक्वेस्ट आए हुए थे, रिक्वेस्ट। और अगर मैं खुद इन 47,000 लोगों से बात करने की कोशिश करूं जो हर रोज होते हैं, और मैं सब लोगों को पूरा करूं, तो मुझे कम से कम एक हफ्ते के अंदर पूरी रिक्वेस्ट तक पहुंचने में करीबन 20 से 22 साल लग जाएंगे मुझे पहुंचने में। तो अगर मैं हर रोज फोन करना शुरू करूं तो इतना डाटा आता है मेरे पास। पर ऊपर वाला है सर, करवा रहा है, कोशिश कर रहा हूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की। कमाल की बात है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आपको एक दिन के अंदर लगभग 40-50 हजार के करीब रिक्वेस्ट आ जाती हैं, तो आप कितने लोगों की मदद कर पाते हैं अमूमन, एक एवरेज कि भाई इतने लोगों तक तो मैं पहुंच ही जाता हूं? सर मैं तो बहुत लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, लेकिन पॉसिबल नहीं है इतने लोगों तक पहुंचना। वो लोग हैं जो हर जगह कर रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसा सिस्टम बना देता हूं कि भैया आपको बी पॉजिटिव प्लाज्मा चाहिए तो आप इन नंबर्स पे फटाफट कीजिए, जो मेरी टीम के लोग हैं वो उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग जो है उनका काम हो जाता है। तो हर एक सेक्शन वाइज मैंने उनको बांट दिया है और वहां पे उनको डाइवर्ट करता रहता हूं। किसी को रेमडेसिविर चाहिए तो मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहरों में ऐसे नेटवर्क बना दिए हैं। एक खुद मैंने पहुंच के, हम लोगों ने, हमारे लोगों ने बना दिया मैंने, कि वो उनको मिल जाती है तुरंत, मुश्किल से मुश्किल चीज। तो पता नहीं सर कैसे, और आई वाज नॉट ट्रेन टू डू इट, मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है, ना कोई ट्रेनिंग थी ना कुछ पता था। लेकिन आई थिंक लोगों की दुआएं भी हैं जो मुझसे सब काम करवा रही हैं। मुझे अगले सवाल का जवाब मिल गया आपसे बात करके अभी, कि हम ये सोचते थे क्या सोनू सूद ने कोई प्रोफेशनल्स की टीम बना रखी है जो हर शहर के अंदर उन्होंने भेज दिए हैं और वो जगह जगह से लोगों की मदद करते हैं। मैं आपकी बात से ये समझा कि जिन लोगों तक आप पिछले साल जुड़ पाए, आज वो आम आदमी ही सोनू सूद की टीम का हिस्सा बन गया। बिल्कुल सर, और आज भी हम जिसको मदद करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मैं बहुत लोगों की मदद करता हूं, बहुत लोगों को हम लोग बचा पाते हैं और बहुत लोगों को नहीं बचा पाते। जिन परिवार के लोगों को हम नहीं बचा पाते ना सर, वो भी परिवार अगले दिन मुझे फोन करता है, सर आपने हमारे लिए बहुत मेहनत की, हम अपने परिवार वालों को नहीं बचा पाए, लेकिन मैं आपकी टीम के साथ जुड़ना चाहूंगा। आप कभी मुझे फोन करेंगे सर, मैं ये सब काम मैं संभालूंगा, लोगों को फोन करना, फॉलो अप करना मैं संभालूंगा सर। तो वो लोग, सौरभ भाई, इतने लोग हमारे साथ, जिन लोगों ने अपने परिवार वाले, माता पिता, अपनी वाइफ्स को खोया है, बच्चों को खोया है, वो लोग भी आज हमारी टीम के लिए कहीं ना कहीं जुड़ते हैं उस इमोशन के साथ। आई थिंक वो बड़ा स्पेशल है। अच्छा, सोनू, जैसा आपने बताया भी और हमने, पूरी दुनिया ने देखा कि आपने पिछले साल लाखों जो प्रवासी हमारे भाई बहन थे दूसरे शहरों में, उनको लॉकडाउन के अंदर उनके घरों में पहुंचने में मदद की। वो पहला फेज कोरोना का, और अब ये दूसरी लहर हम देख रहे हैं। इस बार जिस किस्म की आपको मदद के लिए दरखास्त आती हैं, वो कितनी अलग है? किस किस्म की रिक्वेस्ट आती हैं? सर इस बार जान बचाना है, अगली बार घर भेजिए। सर जान बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, टोक्लीजुमैब जो मेडिसिन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। सब लोग मशक्कत कर रहे हैं उन तक पहुंचने के लिए। आईसीयू बेड्स बड़ी मुश्किल है, वेंटिलेटर्स बड़ी मुश्किल है। तो ये हमारे दायरे में नहीं है। अगर एक हॉस्पिटल में 100 बेड्स हैं और 100 लोग मरीज भरे हुए हैं, आप कितना भी डॉक्टर्स को जानते हो, किसको भी जानते हो, तो वो बेड नहीं दे सकता क्योंकि उसके हाथ में नहीं है, और उस दौरान किसी ना किसी की जान जा सकती है। मैंने दिल्ली से बहुत सारे लोगों को, पटियाला, चंडीगढ़, करनाल, उन लोगों को वहां पे एडमिशंस कराई हैं अस्पतालों में। मैं नीचे जो एकदम हॉस्पिटल का जो फ्रंट बेंच पे बैठने वाला जो स्टाफ है, उससे लेके हॉस्पिटल के मालिक सबसे बात करता हूँ।
रात को कई बार मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करनी पड़ती है, जो आगे फ्रंट ऑफिस में बैठते हैं कि बॉस इसकी एडमिशन करा, वो बाहर एम्बुलेंस में बैठा हुआ है, उसकी जान चली जाएगी अगर आप एडमिशन नहीं कराओगे। और वो आउट ऑफ हैप्पीनेस वो कहते हैं यार हम लोग कोशिश करेंगे, और उनकी एडमिशन हो जाती है। तो इस बार से जाने बहुत गई है, वो एक दुख होता है कि मुझे बड़ी जिन लोगों के लिए मैं कोशिश करता हूँ उनकी वो नहीं बचते, तो एक दुख होता है कि यार मैं काश उनको एक दिन पहले बेड दिला दिया होता तो शायद बच जाते। तो दुख वाला फैक्टर इस बार ज्यादा है सर। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, दूर दूर तक ख्वाबों में किसी को ऐसा इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी वेव आ सकती है, इतने मामले आ सकते हैं, जैसा आपने बताया इतनी जाने जा सकती हैं। ऑक्सीजन शॉर्टेज इस बार एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको जो रिक्वेस्ट आती हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा क्या ऑक्सीजन की मांग का ही होता है, और उसके लिए आप क्या करते हैं? बिल्कुल सर, मैं उस दिन हमारा पूरा हम लोग बना रहे थे, तो 40% जो रिक्वेस्ट है वो है ऑक्सीजन की, जो 25 से 30% जो रिक्वेस्ट है वो है आईसीयू बेड्स की। तो 75% तो ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स के लिए देश भाग रहा है, और बाकी 15-20% अपनी दवाइयों के लिए भाग रहा है। तो इस समय 100% अगर आप रिक्वेस्ट की बात करें तो 80 से 85% सिर्फ इसी दुनिया में लगे हुए हैं लोग। तो आपका सोनू, अब क्योंकि आप बिल्कुल जमीन पे जुड़े हुए हैं इस वक्त लोगों की मदद करने के लिए, आपका अंदाजा क्या है, हालात कितने खराब हैं इस वक्त? हालात बहुत खराब है। एक बड़े से बड़ा इंसान मैं बता रहा हूँ, कितना भी मजबूत इंसान हो वो भी स्ट्रगल कर रहा है। इस बार सर जो जाने जा रही है ना वो बहुत निर्दोष लोग जा रहे हैं। बहुत यंग ब्रिगेड हाथ से छूट गया हमारे। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बहुत एक बड़ा लॉट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का दिल्ली में भेजा है आज। तो कल से वहां की उनकी सर्विस शुरू हो जाएगी, जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही उन तक जल्द से जल्द पहुंचे ऑक्सीजन। तो ये नई नई रिक्वेस्ट आ रही है सर, और कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरा किया जाए जल्द से जल्द। बट हाँ सर, मशक्कत तो है। अच्छा, और क्या आपको किसी खास रीजन से, देश के किसी खास हिस्से से ज्यादा रिक्वेस्ट आती हैं, मसलन नॉर्थ से या वेस्ट से या साउथ से? सर दिल्ली में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। मैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं सर, और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि 90% जो रिक्वेस्ट हैं दिल्ली और यूपी से आ रही थी। मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सब उन चीजों को मिलाकर उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत ज्यादा हालात जो है मुश्किल में है, बहुत ज्यादा। अभी जो लेटली रिक्वेस्ट आनी शुरू हुई है, बैंगलोर से बहुत आनी शुरू हुई है। बैंगलोर में केसेस बहुत ज्यादा है, और बेड्स की और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। तो हमने पूरी टीम बनाई है जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके दिन रात ऑटोज के अंदर, बाइक्स के अंदर वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो भी कॉल करता है, टोल फ्री नंबर्स बनाए हैं और लोग पहुंचाते हैं। तो इस समय बैंगलोर और अभी हैदराबाद और आंध्रा में बहुत सारी तकलीफें हो रही है। तो मुझे लगता है ये वेव है जो ट्रैवल कर रही है अलग अलग स्टेट्स में, बहुत जरूरी है उसको कंट्रोल पहले करना, बहुत जरूरी है, इससे पहले कि बढ़े। आपने बैंगलोर का जिक्र किया, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं। बैंगलोर में एक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत थी। जब किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो एक व्यक्ति ने सोनू सूद की टीम के एक सदस्य को बैंगलोर में फोन कर दिया। ये रात का वक्त था, अस्पताल में 22 लोगों की जिंदगी का सवाल था। 22 लोगों को बचाने के लिए सोनू सूद रातों रात उस अस्पताल में 15 सिलेंडर पहुंचा देते हैं। अब आप जो लोग ये कहते हैं ना कि एक इंसान क्या कर सकता है, तो उसका सबूत है सोनू सूद। बैंगलोर का किस्सा जरा बताइए सोनू जी। सर एक आरएक हॉस्पिटल है बैंगलोर के अंदर, और वहां पर एक्चुअली 400 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन खत्म होने लगी, और इसमें तो बिल्कुल ही मतलब मिनटों का ही कुछ था, जिसमें करीबन 24 आईसीयू में पेशेंट्स थे उसमें ऑक्सीजन के ऊपर। और उनका फोन आया कि बहुत जरूरत है ऑक्सीजन और लानी बहुत जरूरी है। तो रात भर फोन पे बात करते हुए बहुत सारी टीम के जो हमारे सदस्य वहां एक्टिव, और उन्होंने दौड़ धूप करना शुरू किया। सबसे पहले तो 1-2 सिलेंडर्स लाके दिए ताकि तुरंत जो बंद हो रहा था उसको संभाला जा सके। और पूरी 5:30-6 बजे तक जो पूरी टीम थी लोगों की, अजय पुरोहित है, अमित पुरोहित है, आशुतोष, बहुत सारे लोग हैं, वो सब लोगों ने बाइक्स पे और गाड़ियों में बिठा के सारे सिलेंडर लाके दिए वहां पर, और हम उन 20 से 22 लोगों की जान बचा पाए। 2 लोगों की जान उसमें चले गई थी सर, लेकिन जो बाकी हम 22 लोगों की जान बचा पाए, वो मुझे लगता है कि अगर वो फोन नहीं आया होता तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। कितना बड़ा काम था ये। जब आप ऐसे लोगों की जान बचाते हैं, आपकी वजह से इतनी जिंदगियां बचती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी पूरी कोशिश के बाद शायद आप किसी को नहीं बचा पाते। मैं आपका ट्वीट देख रहा था आज का ही, आपने बताया कि एक छोटी बच्ची है, उसको आपने एयर एम्बुलेंस के जरिए एक अच्छे अस्पताल तक तो पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी उसको बचाया नहीं जा सका। इसके बाद क्या महसूस करते हैं? इतना सब करने के बाद भी अगर आप
वो भारती उसका नाम था सर, एयरलाइंस में काम करती थी, 25 साल की बच्ची थी वो, और उसको बड़ी मुश्किल से हमने एक बड़े हॉस्पिटल है ओखारा हॉस्पिटल वहाँ नागपुर में उसको शिफ्ट किया था, बचा लिया था उसको, और उस हॉस्पिटल ने बोला कि उनको कहीं ना बड़े हॉस्पिटल में लंग ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ेगा। तो वो हॉस्पिटल दिल्ली हैदराबाद में बात करके मैंने सब कुछ लाइन अप किया और एयर एम्बुलेंस से उसको हैदराबाद से हमने वहां पर शिफ्ट किया। एक्मो मशीन में बहुत ही तकनीकी मुश्किल में मुझे पहली दफा पता चला, स्पेशल टीम आती है सर, वो मशीन लेके उसको पेशेंट को एक दिन ट्रीट करती है और फिर उसके बाद उसको किया, तो उसको लेकर गए करीबन 25 दिन से वो उस मशीन के ऊपर, और मेरे डॉक्टर्स बोल रहे थे इसके चांसेस बहुत कम है, 20% चांसेस है, क्या करना चाहिए? मैंने बोला कि सर 20% बहुत बड़े चांसेस होते हैं, तो हम लेंगे। और वो ठीक नहीं हो रही थी परसों नर्सों से, हमें एक उम्मीद की किरण जाग बढ़ रही थी, पर लेकिन रात को अचानक शायद वो बच्ची ने जंग जो थी हार गई। बहुत दुख हुआ, मुझे लगता है कि दिन की जो शुरुआत थी बहुत अच्छी नहीं थी। मैं उसके पेरेंट्स को मिला नहीं, कभी एक बार फोन पे बात हुई थी। मैं जब 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा तो उसकी फैमिली से मिलूंगा सर। एक रेलवे रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं उसके फादर, और बड़ा दुख होता है सर, अगर वो बचा लेते तो एक जिंदगी की एक बड़ी इम्पोर्टेंट किस्सा मुझे लगता है मेरी जिंदगी का होता है कि हमने किसी को जाते जाते बचा लिया, पर आई थिंक शायद भगवान की कुछ और नहीं। यही सोचना चाहिए, और आपने इतनी कोशिश की, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई और कर भी क्या सकता था। लेकिन ऐसा भी आप बता रहे थे कि एयर एम्बुलेंस में किसी को भेजना या किसी बड़े हॉस्पिटल में एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बड़ी सर्जरी अरेंज कर देना, इतने लाखों लोगों तक पहुंचना, कोई सरकार भी होती है, चाहे राज्य की हो देश की हो, उसके भी संसाधन जो होते हैं, रिसोर्सेज, वो लिमिटेड होते हैं। तो सोनू सूद के पास भी तो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड ही होंगे। तो सोनू सूद दुनिया की मदद कर रहे हैं, सोनू सूद की मदद कौन कर रहा है? आपको रिसोर्सेज से, डोनेशन से कहां से मदद आ रही है? जो जंग थी ना, पहले अकेले बड़े शुरू की थी, बड़े लोग बीच में। मैं आपको बताता हूँ कि मैं एयर एम्बुलेंस की आपको बात करता हूँ। इनकी कंपनी है आई कैट करके, 18 लाख रुपए लगते हैं एयर एम्बुलेंस अगर आप उसको वहां से वहां फ्लाई करें करने के लिए। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर ये मुझे करना है, और मैं तो लड़की कैसे भी लेके आना, इनके पास पैसे नहीं है, आप मेरे लिए बहुत कम में करिए, 50% में कीजिए, कैसे भी कीजिए। वो कंपनी जो आई कैट है, वहां पे राहुल नाम के मेरी कभी फोन की बात मैं जानता नहीं था, उस कंपनी ने पूरा का पूरा खर्चा उठाकर मेरे साथ जुड़कर उस लड़की को वहां से उड़ाया। बहुत खूब। और उन्होंने बोला कि इस बार हमेशा हम लोग देखते आए हैं कि अमीर लोग जो होते हैं उनको एयर एम्बुलेंस मिलती है, कैसे जाएंगे? एयर एम्बुलेंस से जाएंगे, कुछ आएंगे। मैंने बोला कि सर मैं सारा खर्चा करूंगा, तो हॉस्पिटल का खर्चा करूंगा, फ्लाइट का खर्चा करूंगा, जाना। तो ऐसे जो लोग मेरे इस प्रोजेक्ट में जुड़ रहे थे, वो लोग बोले कि हम भी इसके हिस्सेदार बनेंगे। वॉकआउट नागपुर ने बोला कि हम सर आप बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद ने बोला कि आप बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि जब उन्होंने देखा कि मैं जिस इंसान को कभी मिला ही नहीं, मैं कभी उससे मैं परिचित ही, जब उस इंसान के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं, मैं इतना खर्चा करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो हम क्यों ना उसका हिस्सा बने। तो जो सौरभ भाई, परिवार जितना बड़ा करते रहेंगे उतनी आपके जो कंधे हैं और मजबूत होते रहेंगे। मैं पूरे देश को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और देश जुड़ रहा है। मैं एक बात, जब आपके ट्विटर हैंडल पर जाता हूं तो जो मैं आपके रिप्लाईज देखता हूं, उसमें जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो आपके जवाब ऐसे होते हैं, किसी ने सिलेंडर मांगा 10 मिनट में पहुंच रहा है, हॉस्पिटल बेड चाहिए आज शाम तक हो जाएगा, किसी ने कहा कि मुझे आईसीयू बेड चाहिए, मैं लगा हुआ हूं थोड़ी देर में आपको फोन आ जाएगा। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे लोगों को कमिट कर पाते हैं कि बस आपने मुझे कहा है तो हो गया समझो? एक विश्वास है सर, ऊपर वाले पे भी विश्वास है, खुद पे भी विश्वास है। मैं 24 घंटे फोन पे रहता हूँ। अभी आपका जैसे इंटरव्यू खत्म होगा, फोन मेरे वापस जितने मिस कॉल है उनको करना शुरू करूंगा। तो मैं बैंगलोर में अगर हॉस्पिटल चाहिए तो मैं सब हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आईसीयू बेड की क्या पोजीशन है। सर कहता है 1-2 घंटे 3 घंटे लगेंगे या शाम को आईसीयू बेड होगा। तो मैं नोट करता हूँ कि आईसीयू बेड वहां पे शाम को खाली होने वाला है। तो जैसे ही दोपहर को अगर कोई आईसीयू बेड की कॉल आती है, मैं तुरंत उसको बोलता हूँ कि बॉस बुक करो, ये हमारा पेशेंट है, वहां पे पहुंचो। ये सिर्फ बैंगलोर नहीं, ये देश भर की कहानी है सर। मेरी टीम यही करती रहती है कि हम लोग फॉलोअप नहीं छोड़ते। 1 मिनट किसी को सोने का काम नहीं है। आप दिन रात, आप मेरे को कई बार लोग बोलते हैं कि मैं वॉलंटियर बनना चाहता हूँ, आपकी टीम के साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ रात भर जाग सकते हो या नहीं जाग सकते? मुझे एक बता रहा हूँ कि एक एक्टर ने, किसी ने बोला था यार मैं भी वॉलंटियर करना चाहता हूँ, मैंने बोला कितना समय दोगे? सर मैं दिन के अंदर 4-5 घंटे पक्का दे सकता हूँ, आप मुझे दीजिए। तो मैंने बोला नहीं यार, आप हमारे साथ काम नहीं कर पाओगे, 4-5 घंटे में 24 घंटे का काम है, कभी भी आपको फोन आ सकता है। आप ये नहीं बोल सकते यार मेरे 4 घंटे शुरू है भैया, मैंने अभी इतने केसेस का जवाब दे दिया। नहीं हो सकता है 6 घंटे बाद आपको उसमें से जो आपने केस हैंडल करे थे उसका फोन आया, अगर आप नहीं अवेलेबल हो तो उसकी जान चले जाएगी। तो सर ये 24 घंटे का काम है, और तब तक काम है जब तक लोगों की जान पे बनी है।
अच्छा, ये तो सारी बहुत मोटिवेशनल बातें हैं और आपकी कहानियां हैं, आपने जितने लोगों तक मदद पहुंचाई। आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स क्या हैं कि आपने सोचा हो कि मुझे इस सेक्टर से या इन लोगों से मदद की उम्मीद थी और मुझे नहीं मिली, या कोई डिसअपॉइंटमेंट आपकी इस सबके बीच में? सर, डिसअपॉइंटमेंट एक्चुअली पूछे नहीं है, कुछ सब लोगों को मदद कर रहे हैं। मैं जिनको नहीं भी जानता, जब मेरा फोन जाता है, मेरी टीम में से कोई फोन करता है, वो अपने पोस्ट पे खड़ा होकर मदद करने की कोशिश करता है। अरे यार, सोनू सूद के यहाँ से बोल रहे हो सर, हम लोग लगते हैं, कोशिश करते हैं। तो आज तक कभी किसी ने नहीं बोला कि बॉस हम नहीं कर सकते, ऐसा सिस्टम में होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ इतनी मेरे को जो खुद से या कई बार जो हमारे आसपास हो रहा है उससे होती है कि ये जो लोग जा रहे हैं, मैं इनसे बहुत करीबी से टच रहता हूँ, मैं इनसे बात करता हूँ दिन में 10 दफा, उनके माता पिता से जो अपने बच्चों के लिए खड़े हैं, उन बच्चों से जो अपने माता पिता के लिए खड़े हैं। जब वो लोग चले जाते हैं या हमारे हाथ से हम नहीं उनको बचा पाते, तो मुझे लगता है कि वो जो दुख है ना, उसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे उनकी आवाजें नहीं भूलती कि मैं रोते रोते मेरे पापा को बचा लीजिए सर, मेरी मम्मी निकल की 2 दिन पहले कहती मेरे पापा को बचा लीजिए, मैं उनकी आवाजें नहीं भूल पाता। मैं जब किसी अचानक मुझे कोई नंबर फॉरवर्ड होता है, मैं सीधा उसको डायल करता हूँ, मैं सोनू सूद बोल रहा हूं। तो उनकी जो खुशी की और दुख की जो एक आवाज होती है कि बस बचा लीजिए यार, आपने मुझे फोन कर दिया, बच जाएंगे, वो विश्वास जो है सर, वो मुझे बोलता है कि लगा रहे, हटना मत, रुकना मत। तो पता नहीं कैसे हो रहा है, बट आई थिंक वही लोग हैं जो करवा रहे हैं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि सोनू सूद जो है वो कोरोना में लोगों के लिए फरिश्ता बन करके आए, लेकिन आखिरकार वो भी तो कुछ काम धंधा करते ही है ना, तो सोनू सूद कब तक ये कर पाएंगे? सोनू सूद कब तक लगे रहेंगे दुनिया के लिए? सर, मैं जब पहली दफा कोरोना की जो जंग शुरू हुई और लोगों को माइग्रेंट्स बोल रहे थे, लोग बोल रहे यार कितनी देर लगेगा, अचानक कहां से आ गया, कोई नहीं, 1 हफ्ते में 10 दिन में बंद हो जाएगा। तो ये क्यों लगा, ये देखना कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, किसी पॉलिटिक्स में दिख जाएगा अभी आपको, इसका यही कारण है। मैं नहीं दिखा, बहुत सारे इलेक्शन भी, बहुत सारी रैली हुई, मैं स्टेट पे नहीं गया। मुझे खुशी मिलती है मेरे से, मेरे बड़े सारे स्क्रिप्ट आते हैं, मैं उनको अभी नहीं पढ़ पाता क्योंकि मेरा माइंड पूरा इसमें रहता है, मैं टीवी नहीं देख पाता क्योंकि मैं पूरा फोकस रहता हूँ इसमें। मैंने अपने आप को री इन्वेंट किया सर। सौरभ भाई, मुझे लगता है कि जिंदगी में इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। आप मेरे साथ इतने लोग जिन्होंने आज तक जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, पार्टी की, घूमते रहे, सोते रहे, फिल्में देखते रहे, वो सब लोग इस समय व्यस्त हैं किसी ना किसी की जान बचाने के लिए। क्योंकि जब वो एक इंसान की जान बचाते हैं, उनको इतनी खुशी होती है कि सोनू भाई यार आपने क्या कर दिया यार, मैं बड़ा खुश होता हूँ जब बड़े इंसान को मेरे नाम पे फोन कर दे कि सर हम सोनू सूद की टीम से बोल रहे हैं सर, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर देना जरूरी है, और जो उनको इज्जत मिलती है, उसका जो नशा है, उनको कहते हैं हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसे इतने बड़े बड़े डीएम, जितने बड़े बड़े आईजी हमारे फोन उठाते हैं, बोलते सर अब अभी करके देते हैं, आप सोनू सूद की टीम से बोल रहे हो, और उनको जो खुशी होती है ना, वो और लोगों की जान बचा रही है। तो ये एक एडिक्शन है। जब आप जो खुशी बोलते हैं वो मैंने बड़ी अच्छी किसी की बात पढ़ रहा था कि ये आप दूसरों की खुशी के लिए नहीं कर रहे हो, जितना आप अच्छा काम कर रहे हो, आप बोलते ना मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं, मैं उनकी जाने बचा रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं। मेरे को अंदर खुशी मिलती है कि मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, उनकी जान बचा पा रहा हूँ, उस खुशी के लिए मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। सोनू साहब, आपसे अब और ज्यादा तो हम क्या कह सकते हैं, आपको जितने लोगों की दुआएं मिल रही हैं, जितने लोगों के दिलों को आप छू पा रहे हैं, उनकी तकलीफें दूर कर पा रहे हैं, तो आपको अब मेरी तरफ से कुछ और बहुत अच्छे अल्फाजों की से नवाजे जाने की कोई कमी या जरूरत तो है नहीं। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि सोनू सूद फिल्मी दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, लगे रहेंगे, बहुत बड़ा नाम और बन जाएंगे, बहुत बड़े स्टार बन जाते, पूरी देश दुनिया में आपको जाना जाता। लेकिन पिछले 1.25 साल में जो आपने कर दिया है, आपका नाम अमर हो चुका है और हिंदुस्तान सोनू सूद ये नाम कभी नहीं भूल सकता। सर भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू सूद आपका। थैंक यू। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।